जरा एक ऐसे साम्राज्य के बारे में सोचिए जिसकी दौलत के चर्चे ना पूरी दुनिया में थे। एक ऐसा राजवंश जिसने आर्ट और आर्किटेक्चर को मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। तो आज हम इसी मुगल साम्राज्य के शानदार उदय और फिर उसके उतने ही नाटकीय पतन की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक पूरे दक्षिण एशिया की तकदीर लिखी। चलिए, आपको एक चौंकाने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। एक ऐसी पावर की कल्पना कीजिए जो आज के अमेरिका और चीन की कंबाइंड इकोनॉमी से भी बड़ी हो। अपने चरम पर, अपने पीक पर, मुगल साम्राज्य पूरी दुनिया की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का लगभग 25% कंट्रोल करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया की 1/4 दौलत। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतनी बड़ी ताकत, इतनी दौलत वाला राजवंश फर्श पर कैसे आ गया? कैसे एक ही डायनेस्टी ने ये सब कुछ बनाया और फिर सब कुछ गवा भी दिया? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब ना कहीं और नहीं बल्कि उनकी जड़ों में ही छिपा है। मुगलों की असली ताकत का राज था उनका यूनिक और कहें तो एक बहुत ही खतरनाक टर्को मंगोल हेरिटेज। जरा इनके फैमिली ट्री को देखिए। एक तरफ पिता की ओर से ये वंशज थे तैमूर के, वही 14वीं सदी का तुर्क विजेता, और दूसरी तरफ माँ की ओर से इनकी रगों में दौड़ता था महान मंगोल शासक चंगेज खान का खून। सोचिए, ये सिर्फ एक फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, ये तो युद्ध और साम्राज्य बनाने की दो सबसे बड़ी लेगेसीज का संगम था। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने उन्हें लगभग अनस्टॉपेबल बना दिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो खुद को मुगल कभी नहीं कहते थे। नहीं, वो पसंद करते थे गुरकानी कहलाना। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है दामाद, और ये नाम सीधे सीधे चंगेज खान की फैमिली से उनके रिश्ते की तरफ इशारा करता था। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया में अपनी धाक जमाने और इज्जत पाने का एक जरिया था। अब देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक गोल्डन पीरियड होता है, एक शिखर होता है। और मुगलों के लिए ये शिखर आया 6 महान शासकों के दौर में। यही वो शासक थे जिन्होंने एक छोटे से राज्य को एक विशाल, मजबूत साम्राज्य में बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1526 में बाबर से, वो संस्थापक जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी। फिर उनके पोते अकबर ने इस नींव पर एक ऐसा मजबूत और सहिष्णु साम्राज्य बनाया जिसकी मिसाल दी जाती है। उनके बाद आए शाहजहां, वो मास्टर बिल्डर जिनके जुनून ने दुनिया को ताजमहल जैसा तोहफा दिया। और फिर आखिर में आए औरंगजेब, वो शासक जिसने साम्राज्य को उसकी सबसे सबसे बड़ी सीमाओं तक फैलाया, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही दूर। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीतों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुगलों की असली ताकत, उनकी असली शान, उनकी आर्ट और कल्चर में दिखती है। एक ऐसा सुनहरा दौर, एक गोल्डन एज जिसने साउथ एशिया का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दौर में मुगलों ने अपनी एक खास पहचान घड़ी। सोचिए, आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे शहरों में ताजमहल जैसी इमारतें बन रही थीं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। अकबर ने एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जो सदियों तक एक मॉडल बना रहा। और ये भी कितना खूबसूरत है कि जब शाही दरबार में फारसी बोली जाती थी, उसी वक्त गलियों और बाजारों में फारसी और यहाँ की भाषाओं के मेल से एक नई मीठी जुबान पैदा हो रही थी, उर्दू। लेकिन इतिहास का एक नियम है, शिखर पर पहुंचना एक बात है और वहां टिके रहना बिल्कुल दूसरी। और हुआ भी यही। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही इस विशाल साम्राज्य की मजबूत दीवारों में दरारें दिखने लगी और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा और धीमा पतन। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य ना किसी एक वजह से नहीं गिरता। मुगलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसकी 3 बड़ी वजह थीं। पहली, औरंगजेब के बाद आने वाले शासक कमजोर थे तो साम्राज्य पर पकड़ ढीली पड़ गई। दूसरी, इस कमजोरी का फायदा उठाकर बाहर से हमले होने लगे। और तीसरी, इसी दौरान देश के अंदर ही नई नई ताकतें खड़ी हो रही थीं जो मुगलों को चुनौती दे रही थीं। तो ये पतन की कहानी कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ ईरान से आए नादिर शाह जैसे हमलावरों ने दिल्ली को लूटा और तबाह कर दिया। दूसरी तरफ भारत के अंदर ही मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभरे और समंदर के रास्ते एक तीसरी और सबसे खतरनाक ताकत आ रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे साम्राज्य को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो चलिए
अब इस महान गाथा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। आखिर इस साम्राज्य का अंत हुआ कैसे, और जब ये खत्म हुआ तो अपने पीछे पत्थर और शब्दों में कैसी विरासत छोड़ गया। 300 से भी ज्यादा सालों तक चले इस शासन का जो ऑफिशियल अंत था वो हुआ 1857 में, जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटा दिया और उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया। और बस वही एक युग का अंत हो गया। ये लाइन यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। साम्राज्य चला गया लेकिन उसकी छाया बाकी है। और ये सच है, भले ही मुगल सल्तनत खत्म हो गई लेकिन उनका असर, उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारे खाने में, हमारी भाषा में, हमारे कल्चर में, और हाँ, ताजमहल जैसी उन शानदार इमारतों में जो आज भी दुनिया को अपनी ओर खींचती हैं। तो आखिर में मुगल साम्राज्य की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि कोई भी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक साम्राज्य जो कभी दुनिया की 1/4 दौलत को कंट्रोल करता था, आज बस इतिहास की किताबों और अपनी शानदार इमारतों की यादों में सिमट कर रह गया।